अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 प्लांट सिस्टम्स। इसके सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट और सेल्फ क्वेश्चंस साथ ही हर आंसर में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ पेज 5। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। आपकी बुक में मेंशन है कि रूट सिस्टम्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टैप रूट सिस्टम और एक फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट एक लॉन्ग रूट होती है जैसे कैरेट या टर्निप। फाइब्रस रूट सिस्टम में छोटी छोटी रूट्स हर तरफ फैली होती हैं। तो इसका आंसर आप लोगों ने मेंशन करना है। द टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम आर टैप रूट सिस्टम, अ लॉन्ग थिक रूट ग्रोइंग स्ट्रेट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ कैरेट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। Fibrous root system, many roots growing in all directions. Then the next question is list two jobs carried out by the roots of a plant. दो मेन पर्पस होते हैं रूट्स के। रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट को ज़मीन में मजबूती से होल्ड करती हैं। तो आपने इसको इस तरह से मेंशन करना है। रूट्स होल्ड अ प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड। रूट्स टेक इन वाटर दैट इज नीडेड बाय द प्लांट। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ। The answer is the shoot system is made up of all the parts of the plant that are above the ground. This includes stem, leaves, flowers. Then we have next question. In many plants, leaves and flowers are held above the ground by the stem. Suggest a reason for this. बेसिकली इसके टू मेन रीजंस होते हैं। वैसे तो उन्होंने आपसे वन रीज़न पूछा है, लेकिन दो मेन रीजंस होते हैं। एक ये ताकि लीव्स को सनलाइट मिले और दूसरा रीज़न ये होता है कि फ्लावर्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें फॉर पोलिनेशन। तो आपने इसका आंसर इस तरह से लिखना है। लीव्स एंड फ्लावर्स आर हेल्ड अबव द ग्राउंड बाय द स्टेम टू नंबर 1 अलाउ लीव्स टू गेट सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 होल्ड फ्लावर्स अप टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज, व्हाट आर बर्ड्स। अब बर्ड्स जो हैं वो नई ग्रोथ की जगह होती है, ये शूट्स और रूट्स की टिप्स पर होती हैं। तो इसको आपने इस तरह से प्रिसाइज सा इसका एक आंसर लिख लेना है, वन लाइन आंसर। बर्ड्स आर द साइड्स ऑफ द न्यू ग्रोथ इन अ प्लांट। Growth takes place at the tips of the roots and shoots. Now let's cover test yourself questions given on page number 7. Question 1 is what is a transport system? ये एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जो पानी, मिनरल्स और शुगर ट्रांसपोर्ट करता है। So its answer is a transport system in a plant is made up of thin tubes in the roots and stems. These tubes carry liquids, water, minerals and sugars up and down the plant. Next question is what is a vascular bundle? जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स का एक ग्रुप होता है वेस्कुलर बंडल, जिसे हम लोग वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसका एक प्रिसाइज सा आंसर आप यूँ लिखेंगे, अ वेस्कुलर बंडल इज अ ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। पार्ट ए द सेम, पार्ट बी डिफरेंट। यानी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो हैं वो उनमें सिमिलैरिटी क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ट्रांसपोर्ट टिश्यूज हैं, और डिफरेंस उसमें ये होता है कि जाइलम सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स ऊपर ले जाता है यानी शूट की तरफ, जबकि फ्लोएम जो है वो शुगर सॉल्यूशन हर जगह ले जाता है, यानी वो रूट्स को भी सप्लाई करता है शुगर सॉल्यूशन और शूट को भी सप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन जो जाइलम का काम ये होता है कि उसमें रूट्स से शूट्स की तरफ वाटर एंड मिनरल्स लेकर जाने होते हैं। तो अब आपने इसको इस तरह से लिखना है, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन अ प्लांट। Xylem transports water and minerals upward from the roots to the leaves. Phloem transports sugar solution made in the leaves to the other parts of plant. Next question is explain how xylem tubes help support a plant. Xylem किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से प्लांट को सपोर्ट करता है। तो जाइलम की वॉल्स स्ट्रॉन्ग और थिक होती हैं, लिग्निन से बनी होती हैं, ये प्लांट को सीधा रखते हैं। इसका आपने आंसर इस तरह से लिखना है। Xylem tubes have strong, thick walls made of lignin, which helps to provide structural support and keep the plant upright. Next question is what happens at the root tip? तो इसका आंसर आपने इस तरह से लिखना है, at the root tip cells grow, enabling the root to push further into the soil to absorb water and minerals. Then we have next question, what is the job of the root cap? Root cap रूट टिप को सॉइल में पुश करते वक्त प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट रूट टिप एज इट ग्रोज एंड पुशेस थ्रू द सॉइल। नाउ लेट्स कवर टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 8।
Why do growing shoots need sugar? ऑब्वियसली शूट को ग्रोथ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए उन्हें शुगर रिक्वायर्ड होती है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, ग्रोइंग शूट्स नीड शुगर बिकॉज द सेल्स यूज इट इन रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी विच इज़ नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई डू फ्रूट्स टेस्ट स्वीट? फ्रूट्स में शुगर फ्लोइंग के ज़रिए आती है, इसलिए वो स्वीट लगते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रूट्स टेस्ट स्वीट बिकॉज दे कंटेन शुगर दैट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू देम थ्रू द फ्लोइंग ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई आर देयर होल्स इन द एंड्स ऑफ द फ्लोइंग ट्यूब्स? अच्छा, अब इन्होंने पूछा है कि फ्लोइंग ट्यूब्स में होल्स क्यों होते हैं, उनके एंड्स पर होल्स क्यों होते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए होते हैं ताकि शुगर सॉल्यूशन एक सेल से दूसरे सेल में इजीली फ्लो कर सके। तो आंसर इसका आपने इस तरह से मेंशन करना है, द होल्स इन द एंड्स ऑफ द फ्लोइंग ट्यूब्स अलाउ द शुगर सॉल्यूशन टू फ्लो इजीली फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज इज in spring, sugar solution rises quickly up through the phloem in the plant stems. Give a reason for this. ऑब्वियसली स्प्रिंग में न्यू ग्रोथ होती है और शूट्स को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो यही इसका एक रीज़न है। तो आप इसको इस तरह से मेंशन करेंगे, इन स्प्रिंग sugar solution rises quickly because growing shoots need a large supply of energy to grow, so the sugar is transported to them through the phloem. Now let's cover test yourself questions given on page number 9. Question 1 is, what is osmosis? Osmosis is the movement of water molecules from a region of high water concentration to a region of low water concentration across a partially permeable membrane. Question 2. Explain why osmosis is a special kind of diffusion. The answer is, osmosis is special because it focuses uniquely on the movement of water molecules through a partially permeable membrane, unlike general diffusion which applies to all kinds of molecules moving down their concentration gradient. यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि ये जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स से डील कर रहा होता है, जबकि जो बाकी के डिफ्यूजन्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा भी दूसरे मॉलिक्यूल्स से डील करते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को डील करता है, इसलिए ये स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन? पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ छोटी मॉलिक्यूल्स, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो उनको पास करती है, बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं पास करती, उनको ये ब्लॉक कर देती है। जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका साइज़ बड़ा होता है तो उनको ब्लॉक कर देती है पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, अ पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर टू पास थ्रू बट ब्लॉक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर। Then we have next question. Explain why the liquid rises up the tubing in the experiment shown on the top of the page. अभी आपके जो पेज है, पेज नंबर 9, उसमें एक डायग्राम बनी हुई है, उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि लिक्विड राइज क्यों कर रहा है ट्यूबिंग में। ठीक है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसमें लिक्विड राइज क्यों हुआ है, तो उसका ये रीज़न ये है कि ऑस्मोसिस की वजह से वाटर ट्यूबिंग में एंटर करता है और प्रेशर लिक्विड को अपर पुश करता है। तो इसका आंसर इस तरह से आपने लिखना है, the liquid rises up the tubing because water moves by osmosis from the surrounding area into the tubing with strong sugar solution. The water molecules move into the tubing due to the high concentration of water outside, creating osmotic pressure that pushes the liquid up. Next, we have test yourself questions given on page number 11. Question number 1 is, what is transpiration? Transpiration is the process by which plants lose water vapors through stomata in their leaves. Question 2, what are stomata? स्टोमेटा जो है वो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो गैसेस और वाटर वेपर्स को एक्सचेंज करती हैं। सो इट्स आंसर इज, स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग्स ऑन लीफ सर्फेसेस दैट अलाउ गैस एक्सचेंज एंड वाटर वेपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब हाउ गार्ड सेल्स चेंज द शेप ऑफ स्टोमेटा। जब गार्ड सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है, जब पानी लूज करते हैं तो क्लोज होता है। अब आपने इसको इस तरह से मेंशन करना है, गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल एंड ओपन द स्टोमेटा। When they lose water, they shrink and close the stomata. Next question is, list 4 things that affect the rate of transpiration. The answer is, number 1, temperature, number 2, humidity, number 3, wind speed, number 4, light intensity. Then we have next question, which is, explain why a pot plant will soon start to wilt when it is kept on a sunny windowsill. अगर आपके कमरे में धूप आ रही है, ठीक है, और आपने उस विंडो सिल पे, आपकी खिड़की से धूप अंदर आती है और ठीक-ठाक तेज़ धूप है और आपने उस विंडो सिल पे अपना प्लांट रख दिया, तो वो मुरझा क्यों जाता है?
ठीक है? तो एक्सेस सनलाइट से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है, पानी का लॉस ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से प्लांट जो है वो मुरझा जाता है। तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द पॉट प्लांट लूजेस वाटर रैपिडली ड्यू टू इंक्रीज्ड ट्रांसपिरेशन कॉज्ड बाय द सनी एनवायरनमेंट। दिस लीड्स टू वाटर लॉस फास्टर देन एब्जॉर्प्शन एंड कॉजिंग द प्लांट टू विल्ट। Now let's cover test yourself questions available on page number 12. Question 1 is what do leaves do? लीव्स जो है ना वो 3 काम करते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस का, एक गैस एक्सचेंज और तीसरा जो है वो ट्रांसपिरेशन। तो इन तीनों को आपने मेंशन कर देना आंसर में। आंसर होगा लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस where they convert light energy into the chemical energy glucose. They also facilitate gas exchange, take in carbon dioxide and release oxygen, and transpiration. नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है? फर्स्ट पार्ट है व्हाई आर लीव्स एबल टू पार्ट ए एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ लाइट बिकॉज दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट एंड द अपर स्किन इज ट्रांसपेरेंट allowing light to penetrate to the palisade cells which contain many chloroplasts. Part B, get gases to the cells easily. लीव्स थिन होते हैं और गैसेस इजीली डिफ्यूज़ कर जाती हैं। तो इसका आंसर भी आपने इसी तरह से लिखना है, बिकॉज दे आर थिन सो गैसेस कैन डिफ्यूज़ इजीली टू ऑल सेल्स। पार्ट सी, लेट गैसेस इन एंड आउट। आंसर इज थ्रू द स्टोमेटा टाइनी होल्स विच अलाउ गैसेस टू डिफ्यूज़ इन एंड आउट। पार्ट डी, लेट वाटर इन एंड शुगर आउट। तो इसका आंसर आपने इस तरह से लिखना है, वाटर एंटर्स थ्रू द जाइलम इन द वेन्स एंड शुगर इज ट्रांसपोर्टेड आउट थ्रू द फ्लोएम इन द वेन्स। ठीक है? वाटर लीव्स में एंटर होता है जाइलम के थ्रू और शुगर फ्लोएम के थ्रू लीव्स से बाहर जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट हैज़ 2 पार्ट्स। पार्ट ए इज व्हाट आर लीफ वेन्स? Leaf veins are structures made of vascular bundles, xylem and phloem that run through the leaf. Part B, what are they for? यानी कि लीफ वेन्स होती किस लिए हैं, इनका पर्पस क्या है? तो लीफ वेन्स ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट दोनों में काम आती हैं। तो आंसर होगा दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वाया जाइलम टू द लीफ सेल्स एंड कैरी अवे शुगर वाया फ्लोएम। दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ। Then we have next question, question number 4. Explain why narrow leaves still do their job well. Even if leaves are narrow, they still have a large surface area relative to their volume, and they contain veins, vascular bundles, and stomata, allowing them to perform photosynthesis and gas exchange effectively. Next question is, what makes a leaf waterproof? लीफ की जो सरफेस होती है वो वाटरप्रूफ क्यों होती है? तो ये आपकी बुक में भी मेंशन है कि क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो अपर सरफेस पर होती है, उसकी वजह से वाटर जो है उसकी वजह से जो लीफ है वो वाटरप्रूफ होता है। तो आपने इसका वन लाइन आंसर लिख देना है, द वैक्सी लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल ऑन द अपर स्किन ऑफ द लीफ मेक्स इट वाटरप्रूफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द अपर स्किन ऑफ अ लीफ इज ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसपेरेंट इसलिए होती है लीफ की अपर सरफेस ताकि सनलाइट अंदर जा सके और पेरिसाइड सेल्स में रीच करे। सो द आंसर इज the upper skin is transparent to allow sunlight to pass through to the pericyte cells below, which contain chlorophyll for photosynthesis. Next question is why do cells in the middle of the leaf have lots of chloroplasts? क्लोरोप्लास्ट होता है लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली होती है इसकी वजह से। तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द पेरिसाइड सेल्स इन द मिडल ऑफ द लीफ कंटेन मेनी क्लोरोप्लास्ट्स टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। Now let's cover test yourself questions given on page number 13. First question is, why are plants important? Plants are important because they produce oxygen through photosynthesis, which is essential for most living organisms, and they form the base of the food chain by producing glucose food. Question 2 is, where does the energy for photosynthesis come from? The energy for photosynthesis comes from sunlight. Third question is, how does the shape of leaves help them do their job? Leaves are broad and flat to absorb maximum light and exchange gases with the air. They are thin so gases can diffuse easily to all cells. They have stomata for gas exchange and veins for transport and support.
Now let's cover test yourself question answers given on page number 14. First question is, what are the factors that can affect the rate of photosynthesis? The factors are light intensity and wavelength, carbon dioxide concentration, temperature, and amount of chlorophyll. Next question is, explain why leaves are green. क्लोरोफिल ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए लीव्स ग्रीन दिखते हैं। तो आपने इसका आंसर इस तरह से लिखना है, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट दैट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट एंड एब्सॉर्ब्स अदर कलर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। Then we have third question, what effect does temperature have on photosynthesis? The answer to this question is, वार्म कंडीशंस में रेट इंक्रीज होता है, लेकिन ज़्यादा गर्म हो तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो आपने इसका आंसर इस तरह से लिखना है, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट वर्क्स बेस्ट इन वार्म कंडीशंस अप टू एन ऑप्टिमल टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर बिकम्स टू हॉट, द रिएक्शन स्टॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस? Ideal conditions are sufficient light, sufficient carbon dioxide, and an optimal temperature, usually around 25 to 30 degrees Celsius for many plants. Next question is, explain what a limiting factor is. अच्छा, अब उन्होंने लिमिटिंग फैक्टर का पूछा हुआ है। जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में हो वही ओवरऑल रेट को लिमिट करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जो ओवरऑल रेट में कमी का सबब बनता है वो फैक्टर होता है जो कि सबसे ज़्यादा कम अमाउंट में हो। अब आपने ऊपर पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस के ये जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। वो होती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होती है, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल होनी चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमल होना चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट होनी चाहिए। तो अब इन चारों में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा कम होगी वो ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रुकने का या उसको महदूद करने का सबब बनेगी। ठीक है, तो आपने इसका आंसर इस तरह से लिखना है, अ लिमिटिंग फैक्टर इज़ अ फैक्टर दैट इज़ इन द शॉर्टेस्ट सप्लाई एंड थस लिमिट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट अ गिवन टाइम। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोफिल माइट बी अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर सम प्लांट्स। अब क्लोरोफिल जो है वो एक फैक्टर, कभी-कभी वो भी लिमिटिंग फैक्टर बनता है बाज़ दफ़ा प्लांट्स में, तो वो उसकी रीज़न उन्होंने पूछी हुई है। तो अगर तो डिज़ीज़ या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो प्लांट्स में, तब भी क्लोरोफिल कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है। तो इसका अपना आंसर इस तरह से लिखना है, इफ़ अ प्लांट हैज़ लेस क्लोरोफिल, फॉर एग्जांपल ड्यू टू डिज़ीज़ और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, it cannot absorb as much light which would limit the rate of photosynthesis. Then you have test yourself questions given on page number 15. The first question is, why do plants need mineral elements? Plants need mineral elements to build essential compounds. Magnesium combines with glucose to make chlorophyll. Nitrogen combines with glucose to make proteins. Question number 2 is, explain how minerals get into the soil. Minerals enter the soil from three sources: dissolved in rainwater from rocks, decaying dead bodies of plants or animals, and last one is feces and urine of animals. The third question is, what is leaching? Leaching क्या होती है? ठीक है, जब मिनरल्स वाटर के साथ सॉइल से निकल जाते हैं, प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग। तो आपने इसका आंसर इस तरह से लिखना है, लीचिंग अकर्स व्हेन मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर एंड आर वॉश्ड डीप इनटू द सॉइल, मेकिंग देम अनअवेलेबल टू प्लांट्स। Explain why some soils need fertilizers added to them. Soil need fertilizers because leaching or overfarming can deplete minerals. Fertilizers replenish these minerals to ensure crop plants get adequate nutrients. ठीक है, लीचिंग और ओवर फार्मिंग से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो फर्टिलाइजर्स उनको वापस लेकर आते हैं। बस आपने ये जहन में रखना है कि जिन चीज़ों की वजह से, दो चीज़ें ऐसी हैं, जो लीचिंग है और एक ओवर फार्मिंग है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है प्लांट्स में, और इनको वापस लाने का तरीका ये होता है कि हम उसके लिए हम प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। The next question is, describe two ways that minerals get into plant root cells. Passive transport, mineral dissolves in soil water and enter root hairs by osmosis. Active transport, minerals are moved into root cells using energy against concentration gradients, as soil mineral levels are usually lower than in plants. Now we have next test yourself given at page number 16. First question is, why does a plant need to store glucose?
अच्छा, अब जब लाइट नहीं होती तो प्लांट क्या करते हैं कि वो स्टोर्ड एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे स्टार्च या ऑयल। तो आपने इसका आंसर इस तरह से लिखना है, प्लांट स्टोर्ड ग्लूकोज एज स्टार्च और ऑयल इन रूट्स, stems, seeds, and fruits to use when needed. For example, for energy during non-photosynthetic periods like night. रात के वक्त जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है तो फिर कहाँ से एनर्जी मिल रही होती है प्लांट्स को? फिर वो स्टोर्ड एनर्जी जो उन्होंने स्टेम्स, सीड्स या फ्रूट्स में स्टोर की हुई होती है, स्टार्च की फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में, उसको प्लांट्स यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेलुलोज यूज्ड फॉर? सेलुलोज यूज होता है सेल वॉल बनाने के लिए। प्लांट को स्ट्रेंथ और शेप मिलता है इससे। तो आपने इसको ऐसे लिखना है, सेलुलोज इज यूज टू मेक न्यू सेल वॉल्स, गिविंग प्लांट सेल्स अ स्ट्रॉन्ग आउटर कोट एंड हेल्पिंग द प्लांट सपोर्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई फ्रेश कैरेट्स टेस्ट स्वीट? Fresh carrots taste sweet because they store glucose as sugar in their roots. Then we have next question. What element combines with glucose to make proteins in a plant? Nitrogen from soil nitrates combine with glucose to make protein. Now let's cover test yourself question answers given on page number 17. First question is why do plants respire? Obviously एनर्जी रिलीज करने के लिए। ग्लूकोज ब्रेक होता है और एनर्जी मिलती है। तो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर देयर एवरीडे लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हाट गैसेस आर? पार्ट ए टेकन अप, द आंसर इज ऑक्सीजन। पार्ट बी produced, the answer is carbon dioxide and water. What does aerobic respiration means? Respiration with oxygen. Aerobic means with air. What does anaerobic respiration means? Respiration without oxygen. Anaerobic means without air. Now let's test yourself questions given on page number 18. The first question is, what do plants produce during anaerobic respiration? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ये तो आप सबको पता है, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, प्लांट्स ग्लूकोज को तोड़कर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो इसका सिंपल सा आंसर आपने लिख देना है, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द क्वेश्चन 2 इज राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आप इक्वेशन लिखते हैं, ग्लूकोज in the absence of oxygen breaks down into ethanol plus carbon dioxide plus energy. यानी कि ग्लूकोज टूट के एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, और ये प्रोसेस मोस्टली ऑक्सीजन के बगैर होता है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर नेम फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट? आप इसका प्रिसाइज आंसर लिख देंगे, फर्मेंटेशन। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फॉर बेकिंग एंड ब्रूइंग। ये एक पुराना प्रोसेस है जो हम बेकिंग और ब्रूइंग के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे ब्रेड भी बनती है और अल्कोहल भी बनती है। नाउ लेट्स चेक आउट द क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 19. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ अ प्लांट एक्सचेंजेस गैसेस विद द सराउंडिंग एयर। अच्छा, ये तो आपको पता है कि प्लांट लीव्स में टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इनके ज़रिए एयर में मौजूद जो गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो लीव्स के अंदर और बाहर निकलती हैं। ये एक नेचुरल गैस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। तो इसका आपने सिंपल सा वन लाइन आंसर लिखना है, गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा इनटू स्पेसेस बिटवीन लीफ सेल्स देन इनटू सराउंडिंग सेल्स। And the last question is explain how pollution of the oceans can affect the balance of gases in the Earth's atmosphere. जो टाइनी ओशन प्लांट्स होते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये प्लांट्स अर्थ की ऑक्सीजन का 85% तक प्रोड्यूस करते हैं। अगर ओशन पॉल्यूट हो जाए तो ये प्लांट्स मर जाते हैं और उससे ऑक्सीजन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका आप आंसर्स इस तरह से लिखेंगे, पॉल्यूशन किल्स माइक्रोस्कोपिक ओशन प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन विच प्रोड्यूस 85% ऑफ अर्थ्स ऑक्सीजन। और ये थे चैप्टर 1 के सारे टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।